पहली नौकरी, पहली सैलरी, लाइफ एकदम एक्साइटिंग लगती है ना? पर साथ ही एक नया सवाल भी दिमाग में आता है, भाई इन पैसों का करें क्या? और तभी कहीं से एक शब्द सुनाई देता है, एनपीएस। अरे रिटायरमेंट, वो भी अभी से? सवाल तो बिल्कुल जायज़ है। तो क्या यंग प्रोफेशनल्स के लिए ये पावरफुल लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फाइनेंशियल टूल सच में फायदेमंद है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि एक यंग इन्वेस्टर की दुविधा क्या होती है। फिर एनपीएस के टू पार्ट सिस्टम को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एनपीएस के पक्ष में क्या मजबूत तर्क हैं और हाँ, इसकी बड़ी कमियां क्या हैं। फिर इसकी टक्कर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कराएंगे और आखिर में एक विनिंग स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक यंग इन्वेस्टर की दुविधा की। देखिए, जब करियर शुरू होता है ना, तो एक अजीब सी कश्मकश रहती है। एक तरफ तो मन करता है कि यार पैसा है तो खर्च करो, घूमो फिरो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो। और दूसरी तरफ दिमाग के किसी कोने में एक आवाज आती है, रिटायरमेंट के लिए भी तो कुछ बचाना है। बस यही वो डिलेमा है। तो सवाल यही उठता है कि एनपीएस आखिर है क्या? क्या ये एक गोल्डन टिकट है जो एक शानदार रिटायरमेंट की गारंटी देता है, या फिर ये एक ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग लॉक बॉक्स है जिसमें पैसा दशकों के लिए फंस कर रह जाता है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढ निकालना है। चलिए अब समझते हैं कि एनपीएस आखिर काम कैसे करता है। इसका जो टू पार्ट सिस्टम है ना, वही इसे सबसे खास बनाता है। तो एनपीएस है क्या? एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ये सरकार की तरफ से एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। सोचिए, ये एक गुल्लक की तरह है जिसमें अपने कामकाजी सालों में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं ताकि रिटायरमेंट के वक्त एक अच्छा खासा फंड जमा हो जाए। अब यहीं पर एनपीएस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। इसके दो हिस्से, एक है टियर 1, इसे एनपीएस का रिटायरमेंट किला समझ सकते हैं। इसमें डाला हुआ पैसा 60 साल की उम्र तक लॉक हो जाता है, पर बदले में जबरदस्त टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। और दूसरा है टियर 2, ये एक फ्लेक्सिबल साइड किक की तरह है। ये ऑप्शनल है, इसमें कोई लॉक इन नहीं है, आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह। लेकिन हाँ, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो ठीक है, सिस्टम तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि किसी यंग प्रोफेशनल को एनपीएस में पैसा डालना ही क्यों चाहिए? चलिए अब इसके पक्ष में जो मजबूत तर्क है उन पर एक नजर डालते हैं। कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है, और एनपीएस का जो लंबा लॉक इन पीरियड है ना, वो इसी अजूबे को, इस फाइनेंशियल सुपर पावर को अपना जादू दिखाने का पूरा पूरा मौका देता है। और ये कितना पावरफुल हो सकता है वो इस एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, अंजलि ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और रोहन ने 35 में। अब मजे की बात यह है कि 10 साल देर से शुरू करने के बावजूद रोहन ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन नतीजा, अंजलि का फाइनल कॉर्पस रोहन से दोगुने से भी ज्यादा है। 1.13 करोड़ के मुकाबले 2.33 करोड़। यही है जल्दी शुरू करने की ताकत। अब आते हैं एनपीएस के सबसे बड़े तुरुप के इक्के पर, इसका ट्रिपल टैक्स बोनांजा। देखिए, एटीसी में 1.5 लाख की छूट तो मिलती ही है, जो कई और जगह भी मिल जाती है, पर एनपीएस में एक एक्सक्लूसिव, एक स्पेशल 50,000 रुपये की छूट और मिलती है सेक्शन एटीसीसीडी 1B के तहत। और तो और, अगर कंपनी भी आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती है तो उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। ऐसा कॉम्बिनेशन किसी और अकेले प्रोडक्ट में है ही नहीं। और सच कहूं तो ये जो 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट है ना, यही असली गेम चेंजर है। सोचकर देखिए, अगर कोई 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में है तो इसका सीधा सीधा मतलब है हर साल 15,600 रुपये की टैक्स बचत। ये तो एक तरह से फ्री मनी है कि नहीं? और एक और जबरदस्त बात, एनपीएस दुनिया के सबसे सस्ते इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में से एक है। इसका फंड मैनेजमेंट चार्ज सिर्फ 0.09% है। इसकी तुलना में कई म्यूचुअल फंड्स 1 से 2% तक चार्ज करते हैं। अब ये सुनने में छोटा सा अंतर लगता है, पर 30-35 साल के लंबे समय में ये छोटा सा अंतर फाइनल कॉर्पस में लाखों का फर्क डाल सकता है। तो ये तो हो गए फायदे, लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब ईमानदारी से एनपीएस की जो बड़ी कमियां हैं उन पर भी बात कर लेते हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। एनपीएस की सबसे बड़ी और शायद सबसे डरावनी कमी है इसका एक्सट्रीम लॉक इन। पैसा 60 साल की उम्र तक के लिए लॉक हो जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कमिटमेंट है।
सोचिए, बीच में कोई बड़ी ज़रूरत आ जाए, घर खरीदना हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, ये पैसा किसी काम नहीं आएगा। दूसरा बड़ा ड्रॉबैक है मैंडेटरी एन्युइटी। इसका मतलब ये है कि जब 60 के होंगे तो अपना पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते। टोटल कॉपिस का कम से कम 40% हिस्सा एक एन्युइटी प्लान खरीदने में लगाना ही होगा। यह एन्युइटी प्लान जिंदगी भर एक रेगुलर पेंशन देता है। और यहीं पे एक और कैच है, जो 60% पैसा लमसम निकलता है वो तो टैक्स फ्री होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो 40% से हर महीने पेंशन मिलती है ना, वो इनकम में जुड़ जाती है और उस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। और एक और बात, एक यंग इन्वेस्टर के लिए इक्विटी में पैसा लगाना ही वेल्थ क्रिएट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। पर एनपीएस में अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 75% ही इक्विटी में डाल सकते हैं, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल पर एक कैप लग जाता है। इसकी तुलना में ईएलएसएस जैसे म्यूचुअल फंड्स 100% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे जाहिर है रिटर्न्स की संभावना भी बढ़ जाती है। तो हमने एनपीएस के प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, अब असली मुकाबला देखते हैं। चलिए एनपीएस को उसके मेन कंपेटिटर्स के सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कौन कहाँ टिकता है। सबसे पहले एनपीएस वर्सेस ईपीएफ। देखिए, दोनों ही रिटायरमेंट के लिए हैं, पर अप्रोच एकदम अलग है। ईपीएफ मतलब सेफ्टी एंड गारंटीड रिटर्न्स। सरकार हर साल रेट तय करती है, टेंशन खत्म। वहीं एनपीएस मार्केट लिंक्ड है, मतलब रिटर्न ज्यादा हो सकते हैं पर रिस्क भी है। तो ईपीएफ रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का वो मजबूत सुरक्षित बेस है और एनपीएस उस पर ग्रोथ और एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स का तड़का लगा सकता है। अब बारी है एनपीएस वर्सेस पीपीएफ की। पीपीएफ मतलब जीरो रिस्क, पैसा एकदम सेफ, पर इसमें इक्विटी एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, तो रिटर्न्स भी लिमिटेड रहते हैं। दूसरी तरफ एनपीएस 75% तक इक्विटी में जाने का मौका देता है, तो ये एक क्लासिक चॉइस है, सेफ्टी वर्सेस ग्रोथ। एकदम आसान शब्दों में कहें तो पीपीएफ है कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए और एनपीएस है वेल्थ क्रिएशन के लिए। और अब सबसे बड़ा मुकाबला, एनपीएस वर्सेस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। यहां टक्कर कांटे की है। ईएलएसएस का लॉक इन सिर्फ 3 साल का है और 100% इक्विटी के कारण इसमें रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा है। लेकिन एनपीएस के पास वो ब्रह्मास्त्र है जो ईएलएसएस के पास नहीं, 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद, सारे प्रोज एंड कॉन्स, सारे कंपैरिजन्स के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर एक यंग इन्वेस्टर के लिए विनिंग स्ट्रेटजी क्या है? तो देखिए, जीतने वाली रणनीति एनपीएस वर्सेस अदर्स नहीं, बल्कि एनपीएस एंड अदर्स है। मतलब किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। एक स्मार्ट हाइब्रिड अप्रोच। स्टेप 1, सबसे पहले अपना 1.5 लाख का एटीसी का कोटा ईएलएसएस जैसे ऑप्शन से पूरा करें, ताकि ग्रोथ और लिक्विडिटी दोनों मिले। स्टेप 2, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उस एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन का फायदा उठाने के लिए एनपीएस में ठीक 50,000 रुपये डालें। स्टेप 3, एनपीएस को अपने मेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक चेरी ऑन टॉप की तरह ट्रीट करें। ये स्ट्रैटेजी दोनों दुनियाओं का बेस्ट देती है, ईएलएसएस से ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी और एनपीएस से वो अनबीटेबल टैक्स सेविंग्स। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज ऐसा कौन सा एक छोटा स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लिया जा सकता है जिसके लिए हमारा फ्यूचर सेल्फ हमें थैंक यू बोलेगा?